वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन वर्क, एनर्जी एंड पावर। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे थे यानी यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो वर्क को कैसे देखते हैं। इस लेक्चर में स्पेशली देखेंगे कि जब फोर्स नॉन यूनिफॉर्म हो यानी वेरिएबल हो तो उस हालत में वर्क को कैसे ट्रीट करते हैं। लेट्स सी नाउ। Work done due to non-uniform or variable force, यानी जो फोर्स कांस्टेंट ना हो उस हालत में वर्क डन को किस तरह से हमें डील करना है। पहला क्या था, हमारा फोर्स जो था वो कांस्टेंट था। यहाँ पर फोर्स क्या है, यहाँ पर फोर्स जो है वो वेरिएबल है यानी वेरी करता है। आइए इसके दो केस समझेंगे। सबसे पहला लेते हैं कि जब एक किसी दिए हुए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। कर्व पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर जाता है। अब देखिए फोर्स लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से चलते जा रहा है और इस पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करते हुए कहाँ पहुँच जा रहा है, पॉइंट बी पर पहुँच जा रहा है। अगर एक्स एक्सिस पर इसको देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक्स ए पॉइंट है या पोजीशन है और इसे थोड़ा और आगे बढ़ा के कर लेते हैं, ये पॉइंट एक्स बी। फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन हमें पता नहीं है। कहीं भी लग रहा होगा तो टू डायमेंशनल ही होगा। एक एक्सिस पर आपने x को दिया है और दूसरे पर फोर्स को लिया है, वैसा फोर्स जो x के साथ वेरी कर रहा है, यानी जैसे जैसे ये कर्व पे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स भी वेरी करता चला जा रहा है। तो क्या करते हैं, फोर्स का कंपोनेंट ले लेते हैं। फोर्स कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। इससे क्या हुआ कि डायरेक्शन फिक्स हो गया। क्या हो गया, इससे डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया। मैग्नीट्यूड क्या है, वो वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। किसकी पोजीशन पे, एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन पे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, वेरी करता चला जा रहा है। अब जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप ये जो लेते थे पहले से कांस्टेंट फोर्स के लिए, ये फॉर्मूला तो अब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा हो जाता था, ये अब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता था, बाहर चला जाता था, डी एस कॉस थीटा कुछ इस तरह से अंदर आ जाता था। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता करना रहता था। यहाँ पर क्या है, फोर्स भी चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। देयरफॉर सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांटेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के मेरे लेक्चर में मैंने बहुत क्लियरली इंटीग्रेशन के बारे में बताया था कि क्यों इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट मतलब सबको इकट्ठा करके जोड़ देना, सम कर देना। ठीक है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, वहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि जब कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना होता था तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आप इससे जितना भी कर्व के अलोंग है छोटे छोटे स्ट्रिप्स में इसे बांटते चले जाएंगे। ठीक है, और छोटे छोटे स्ट्रिप्स में जब बांटते चले जाएंगे, कहाँ, डेल्टा एक्स आई से लेकर
यानी x1 से लेके डेल्टा x2 छोटे छोटे स्ट्रिप से लेके कितना xn तक, यानी n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में बांट देंगे। इससे क्या होगी कि ये जो पूरा दिया हुआ एरिया है उसका विड्थ घटता जा रहा है कर्व के अलोंग। अब पहले क्या था, कर्व बहुत दूर में फैला हुआ था, अब छोटे छोटे पोर्शन में कर्व आ गया। ये देख लीजिए हल्का सा ऐसे अभी तिरछा नज़र आ रहा है। अगर और छोटा कर देंगे तो ये धीरे धीरे फ्लैट होता जाएगा और एक रेक्टेंगल का शेप लेता चला जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। कितनी? उनकी विड्थ को इतनी छोटी कर दीजिए कि वो विड्थ जो है अप्रोचेस टू 0 हो जाए, यानी 0 के एकदम करीब पहुंच जाए। जिससे क्या होगा कि x इतना कम हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि x के हर एक वैल्यू के लिए जो यहाँ पुट करेंगे ये fx क्या हो जाएगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ठीक है, fx क्या हो जाएगा, fx will be reasonably constant, नियर अबाउट कांस्टेंट हो जाएगा। और एक से दूसरे पर जाने में आपको ये नहीं लगेगा कि फोर्स ज़्यादा वेरी कर रहा है। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए चले जाइए और भी करीब लाते जाइए और भी करीब लाते जाइए। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि हर एक विड्थ के लिए फोर्स तो लग रहा है, फोर्स अप्लाई है सब पे। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट के लिए फोर्स कितना है, Fx1 फर्स्ट विड्थ के लिए। उसी तरह लास्ट विड्थ के लिए जो यहाँ पर होगा वो कितना हो जाएगा, Fxn। ठीक है, अब चूँकि अलग अलग विड्थ ले लिया है तो ये विड्थ रेक्टेंगल में सबको कन्वर्ट करता चला जा रहा है। इतना छोटा लिया है कि रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेक्टेंगल के एरिया अगर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ आपकी क्या है, Fx है और ये डेल्टा x है। तो वर्क डन क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में अगर आप अलजेब्रिकली सारे वर्क को जोड़ लें फॉर एवरी फोर्स, जो कि आपने क्या किया है, इतना छोटा स्ट्रिप कर दिया है कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा उस केस में, सभी फोर्सेस जो लग रहे हैं और जो विड्थ है उसके साथ अटैच्ड, उन सबों का एरिया हो जाएगा। और आपको क्या करना है, उन सबों को जोड़ लेना है, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है और जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये Fxn डेल्टा xn। ठीक है, अब ऑलमोस्ट n नंबर्स ऑफ ये क्वांटिटीज़ हैं, तो क्या करें, सिग्मा ले लें, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n Fxn डेल्टा xn। मैंने कहा कि ये विड्थ इतनी छोटी कर दीजिए कि वो कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाए, और जो फोर्स डिपेंड कर रहा है x पे, विड्थ बहुत कम हो जाने के कारण एक से दूसरे विड्थ पर, दूसरे से तीसरे विड्थ पर जाएंगे तो वो फोर्स जो है बहुत नेग्लिजिबली वेरी करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, चूँकि ये लिए हैं तो डेल्टा एक्स आई को क्या करें, अप्रोचेस टू 0, विड्थ को अप्रोच कर दें 0 के। देयरफॉर दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स आई टेंस टू 0, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n Fx, ये i लिखाना था, मिस्टेकनली ये लिखा गया है। ठीक है, Fxi डेल्टा xi, इज दैट ओके। ये आपने ये वाली क्वांटिटी ले ली और हमने इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। अब जब आप इसे फाइनली लिखेंगे तो वो इंटीग्रल के फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जाएगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
लिमिट आपको लेना पड़ेगा किस पॉइंट से किस पॉइंट, एक्स ए से एक्स बी तक, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये डॉट है। ठीक है, देयरफॉर डॉट डी एक्स, सॉरी ये डी एक्स लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स आई टेंस टू 0 और डिफरेंशियल फॉर्म में आप उसे लिखते हैं। देयरफॉर ये क्या हो गया, डी एक्स हो गया। नाउ आपके पास वर्क डन निकालने का ये फॉर्मूला आ गया। चूँकि हमने क्या किया है, फोर्स के कंपोनेंट को अलोंग एक्स एक्सिस लिया है, देयरफॉर एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, पैरेलल हो गया। देयरफॉर इसी जो इंटीग्रल फॉर्म में फॉर्मूला आपने लिखा है उसे डॉट के साथ जब आप हटा के लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक्स भी ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अब ये, कॉस 0 1 के बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू कितना, एक्स ए फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, एफ एक्स डी एक्स। चूँकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप लेके गए थे, तो इसी को आपने ऐसे लिख लिया। और जहाँ पर क्या किया था, आपने डायरेक्शन को फिक्स कर लिया था। ये डायरेक्शन मैंने पहले ही लिख दिया था, डायरेक्शन को फिक्स किया था और मैग्नीट्यूड वेरी करा रहे थे आप। क्यों? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स पे। तो जैसे जैसे एक्स पे आगे की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे फोर्स भी वेरी करता चला जाएगा। लेकिन क्या ऐसा भी है सिचुएशन कि जहाँ डायरेक्शन भी फिक्स ना हो और मैग्नीट्यूड भी वेरी करता हुआ चला जाए? बिल्कुल है। जब ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा होगा किसी फोर्स के कारण, कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ पे किसी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाएगा। आइए उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। जब डायरेक्शन भी वेरी करे और मैग्नीट्यूड भी वेरी करे। मान लेते हैं कि कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग के उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचा देता है, और किस पाथ को फॉलो कर रहा है, एक कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है। मान लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा फोर्स कुछ ऐसा है, एफ आर, जो वेरी कर रहा है। कैसे? आप देखिए, मान लेते हैं कि वो इस पॉइंट पे लग रहा है और कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर अभी इस पॉइंट पे है, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा डायरेक्शन इधर उधर हो ही जाएगा, चूँकि कर्व पाथ पे है। मान लीजिए थोड़ा इधर चला गया, यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी फोर्स का लगातार चेंज कर रहा है। दूसरी बात कि अगर ये कर्व्ड पाथ पर चल रहा है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और चलता हुआ चला जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए आप हर उस पॉइंट पर जहाँ पर उसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन दिखाना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल एक एरो लेकर उसके हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, ये रहा। तो जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और फोर्स यहाँ से चलकर ऐसे जा रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लगातार चेंज हो रहा है, चूँकि वो इस पाथ पर डिपेंड कर रहा है। हमने एफ आर जानबूझ के लिखा है सो दैट कि ये जो आर है उसको हम 3 डायमेंशन में बाद में चल के चेंज कर सकें। अब ये दिए हुए कर्व्ड पाथ पर फोर्स तो वेरी कर रहा है लगातार, चूँकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू चेंज कर रहा है और वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी चेंज करता चला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस दिए हुए कर्व को बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट कर लेना है, एकदम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट करते चले जाइए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, मान लेते हैं फ्रॉम डेल्टा L1 टू डेल्टा L2 टू डेल्टा LN तक।
छोटा करते चले जाइए, बहुत छोटा करने से ये विड्थ घटती जाएगी, विड्थ घटती जाएगी, और घटते घटते क्या होगा कि इतना घट जाएगा कि ये जब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हर वैल्यू के लिए इसमें अगर चेंज भी आएगा तो एकदम नेग्लिजिबल चेंज आएगा। दूसरी बात कि आप जब ये लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल, ठीक है, तो देखिए इसके और इसके बीच में एंगल, मान लीजिए ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, इसका मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक एग्जैक्टली इस दिए हुए डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर और दूसरा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट पैरेलल, ठीक है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दूसरा पैरेलल कंपोनेंट। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर अगर फोर्स हो तो उसके कारण कोई वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, और अगर पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है, और उसी के कारण वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाता है और वर्क डन वहाँ पर हो जाता है। तो चूँकि वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस केस में देख लीजिए लगातार इस डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, फ्रॉम डेल्टा L1 टू डेल्टा L2 टू डेल्टा Ln, हर जगह पे वो चेंज होता चला जा रहा है। हम किसी पर्टिकुलर डेल्टा L की बात कर रहे हैं, वहाँ पर फोर्स की बात कर रहे हैं, और ये चेंज होगा, देखिए ऐसे चेंज होगा तो फोर्स का भी डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अभी जिस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो उस हालत में आप वर्क डन क्या लिखेंगे, उसके लिए आपको जो फोर्स R1 किसी वैल्यू के लिए, ठीक है, इनटू, हालांकि हम इसे L ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि L आप लिख रहे हैं, लेकिन हम जानबूझ के R लिए हैं, और इसको भी R आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए इसको डेल्टा R1 R2 R3 ही लिखते हैं, ये लीजिए, ठीक है, डेल्टा R1 डेल्टा R2, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई एक ही तरह का वेरिएबल हमने यूज़ किया है। नाउ दिस इज डेल्टा R1 प्लस FR2 डॉट डेल्टा R2 प्लस, करते चले जाइए, FRN डॉट डेल्टा RN। ओके, अब क्या है, सम हो जाएगा, ये सेम जैसा पहले बताया है, वहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्शन में बताया था, एक्स एक्सिस ले लिया था, I इज इक्वल टू 1 to n FRI डॉट डेल्टा RI। ओके, अब ये क्या है कि सिग्मा यानी सम कर लिया आपने सबको, अलजेब्रिक सम है ये, वर्क डन चूँकि स्केलर क्वांटिटी है। अब क्या करना है कि इस विड्थ को, ये जो विड्थ लिया है, बहुत छोटा कर लेना है। क्या करना है, लिमिट ले लेना है डेल्टा RI टेंड्स टू 0, और ये पूरा आपका जो सिग्मा है I इज इक्वल टू 1 to n FRI डेल्टा डॉट डेल्टा RI, ठीक है। अब चूँकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट, और B फाइनल पॉइंट है, अब इंटीग्रल फॉर्म में ले लीजिए RA या इनिशियल पॉइंट टू RB, और ये पूरा चेंज कर गया, चूँकि ये स्ट्रिप एकदम टेंस टू 0, यानी ये विड्थ आपने टेंस टू 0 ले लिया है, कन्वर्ट कर जाएगा ये डेल्टा DRI में या DR में, देयरफॉर दिस इज FR ये डॉट DR, ठीक है। अब इसको मैं 3 डायमेंशन में लिखना चाहता हूँ, इस वर्क डन को, तो FR क्या हो जाएगा आपका, FXI प्लस FYJ प्लस FZK, ठीक है, और DR कितना हो जाएगा, दिस इज DXI प्लस DYJ प्लस DZK। वर्क डन जब आप लिखेंगे, पहले F डॉट DR कर लेते हैं, FR डॉट DR, ठीक है, चूँकि यही है हमारा, फिर लिमिट चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ही सिर्फ बचा रह जाएगा, बाकी सब फिनिश। एफ एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लिमिट के साथ आप लिखिए, सबको लिख लें। इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि जो x के डायरेक्शन है, x के डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, y के डायरेक्शन में इंटीग्रेशन उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सबको, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, सेपरेट कर लीजिए सबको, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या हो गया, एफ वाई डी वाई कहाँ से कहाँ तक, वाई ए से लेके यानी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, प्लस कहाँ से कहाँ तक, एफ जेड डी जेड। एफ जेड डी जेड हो गया, ये कहाँ से, जेड ए से यानी इनिशियल पॉइंट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ जेड टू फाइनल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो ये आपका हो गया किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। देखिए यहाँ कांस्टेंट नहीं है कि आप उसे फोर्स को बाहर निकाल देंगे और उसके हिसाब से फिर सिर्फ ये बच जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी वेरिएबल फोर्स हैं तो आपको उस हिसाब से ही डील करना पड़ेगा, एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में और जेड के डायरेक्शन में। यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जब कांस्टेंट फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स के केस में आपको मिला था क्या, कांस्टेंट फोर्स था जब, फोर्स क्या था जब कांस्टेंट था, तो इस केस में आपको क्या मिल गया था वर्क डन, वो मिल गया था आपको एफ एक्स कितना, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, प्लस एफ वाई, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल और एफ जेड कितना, जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। कांस्टेंट के केस में जिसे फाइनली हमने क्या लिख दिया था आपके लिए, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर लिख दिया था। ठीक है, यहाँ वेरिएबल फोर्स के केस में इससे बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन के अंदर जाकर ये पूरा काम करना पड़ेगा, फिर आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब आइए, वहाँ पर मैंने इसका ग्राफ नहीं दिखाया था आपको, किसी एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे कांस्टेंट फोर्स के केस में, यहाँ पर मैंने ऊपर में लिख दिया है कांस्टेंट फोर्स के केस में कोई एक ले लेते हैं, बाकी आप जनरलाइज कर लेंगे। मान लीजिए कि फोर्स कांस्टेंट है और तब वर्क डन निकालना है, ये रहा आपका फोर्स कांस्टेंट, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, किसके डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में, और ये क्या है, एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है किसी पॉइंट एक्स इनिशियल से लेकर एक्स फाइनल तक। कांस्टेंट फोर्स जब होगा तो ये लाइन जो होगी फोर्स कांस्टेंट दिखाने के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यानी जैसे जैसे एक्स वेरी कर रही है फोर्स के अंदर, जैसे जैसे एक्स वेरी कर रहा है फोर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो लाइन बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अब आप देखिए, अगर इसको मिला लें और यहाँ इसको मिला लें तो ये जो एरिया अंडर दिस लाइन ये क्या शो करने लगेगा, यही आपका शो करने लगेगा वर्क डन। क्लियर है ना, ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने दिखाया है। तो ये लाइन, ठीक है, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल के बीच वाला और इस कर्व के नीचे वाला जो पोर्शन होगा वही वर्क डन दिखाएगा। क्या हो गया ये वर्क डन, आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, और ये क्या है, ये हाइट आपका क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन रेक्टेंगल का,
एरिया दैट इज एफ एक्स इंटू कितना एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। देखिए तो यही है ना आपका। तो क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स होने के कारण ये लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल टू दिस गिवन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो उसी तरह y का डायरेक्शन होगा तो उसी हिसाब से निकाल लेंगे। तो जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यही आपका एफ एक्स है। तो इस केस में आप या तो अगर ये स्क्वायर शेप में होगा तो तब भी लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड इंटू साइड, या जैसे भी आपको निकालना होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर द line of constant force between displacement initial point and final point। ठीक है, ये एरिया क्या दे देगा आपको, वो वर्क डन दे देगा। ठीक है, लेकिन वेरिएबल फोर्स के केस में आप देख रहे थे कि ये कर्व के फॉर्म में होता है, यहाँ भी आपको एरिया ही निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दैट इज एफ एक्स डी एक्स होगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट, पहले से ए बी ले रहे थे, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ये आपको चेंजिंग मिलेगी। यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे आ जाते हैं, जो कि कांस्टेंट फोर्स है तो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है और ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप वैसा नहीं कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व यहाँ भी हो रहा है, बट आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है। अगर वही पूरा 3 डायमेंशनल के केस में होता तो एफ आर डी आर, ठीक है, डॉट डी आर, नॉट डी आर एलोन, चूँकि यहाँ डायरेक्शन सेम है इसलिए आप इतना लिख सकते हैं, फ्रॉम आर ए या आर इनिशियल टू आर फाइनल। क्लियर है। और ये क्या है, वेरी कर रहा था, ये यहाँ पर क्या है, ये x है। तो ग्राफ में इस तरह का फर्क आपको दिखेगा। कांस्टेंट फोर्स होगा तो लाइन बिल्कुल पैरेलल नहीं है, वेरी कर रहा है तो कर्व होगा, और कर्व में इंटीग्रल के साथ ही आप ले सकते हैं। आइए, वेरिएबल फोर्स का एक क्लासिक एग्जांपल है ब्लॉक स्प्रिंग, यानी मास स्प्रिंग के साथ अटैच हो तो उस केस में कैसे आप वर्क डन निकालेंगे इन केस ऑफ ब्लॉक एंड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। लेट्स सी दैट। लेट्स सी नाउ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये भी एक वेरिएबल फोर्स है, उसको समझेंगे और फिर वर्क डन जो होगा स्प्रिंग के द्वारा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें समझते हैं सबसे पहले कि अरेंजमेंट कैसा होता है। मान लीजिए एक सॉलिड सपोर्ट से कोई स्प्रिंग अटैच्ड एक ब्लॉक के साथ कुछ इस तरह फिक्स है। ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया और उसके साथ ये एक ब्लॉक ऑफ मास m अटैच कर दिया गया है, यानी ये पूरा एक सिस्टम है, अलग अलग हम नहीं देख रहे हैं इसको। ये एक सॉलिड रिजिड सपोर्ट है जहां एक एंड स्प्रिंग का फिक्स कर दिया गया है, ये इधर मूव नहीं कर सकता है। और ये एक फ्रिक्शनलेस क्या है, सरफेस है जहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। जब ये बिल्कुल अनस्ट्रेच्ड है, यानी ना इसे एलोंगेट किया गया है स्ट्रेच करके और ना ही कंप्रेस किया गया है, तब उस हालत में जब ये बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है तो इस पोजीशन को हम फिलहाल इसे x इज इक्वल टू 0 कह देते हैं, इसे रिलैक्स्ड पोजीशन कहते हैं। रिलैक्स पोजीशन कह दीजिए या फिर मीन पोजीशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है,
यानी बिल्कुल रिलैक्स है यहाँ पर, ना ही उसे स्ट्रेच करके एलोंगेट करके इधर लाया गया है और ना ही स्ट्रेच करके कंप्रेस किया गया है, या इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आप कह सकते हैं। मैंने जानबूझ के x = 0 लिया है क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा ब्लॉक का, चाहे वो इस पोजीशन के राइट में हो चाहे इस पोजीशन के लेफ्ट में हो, हम इसे x एक्सिस के अलोंग ही मान लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप इस पर रिलैक्स स्टेट में है, ये इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कोई फोर्स बाहर से आप अप्लाई करेंगे, F अप्लाइड। ठीक है, तो उस हालत में ये क्या होगा, अपने मीन पोजीशन से क्या होगा, राइट की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। और जब मूव करेगा अपने मीन या रिलैक्स पोजीशन से इस तरफ, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये स्प्रिंग भी इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू कर देगा, जिसको हमने F स्प्रिंग कहा है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको मेन पोजीशन मानते हैं तो जब ये फोर्स अप्लाई कर दिए तो हम इसको यहाँ पर दूसरे फिगर के थ्रू दिखाते हैं कि अगर आपने फोर्स बाहर से अप्लाई कर दिया तो अब ये फोर्स एप्लीकेशन के कारण यहाँ आ गया है ब्लॉक। ठीक है, अगर ये मीन पोजीशन है तो देखिए कि आपका स्प्रिंग अब क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया या नहीं हो गया, कितने से स्ट्रेच कर गया। हम मान लेते हैं ये x = 0 का पोजीशन था, रिलैक्स पोजीशन, और मान लेते हैं कि फोर्स एप्लीकेशन के कारण जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था उसके कारण अब यहाँ पर ये जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है वो x = x मान लेते हैं हम। ठीक है, तो आपने फोर्स अप्लाई किया तो इस स्प्रिंग में ये जो ओरिजिनल स्टेट था स्प्रिंग का उसमें एक खिंचाव आ गया है। ठीक है, और फोर्स हर वक्त एक जैसा नहीं है, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे उतना हार्डर आपको पुल यानी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। स्ट्रेच जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये जो इलोंगेशन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स आपको और ज़्यादा स्ट्रांगली हार्डर अप्लाई करते हुए चला जाना होगा, यानी फोर्स हर वक्त एक जैसा नहीं रह रहा है। इन रिटर्न ये जो स्प्रिंग के कारण फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी इसको चाह रहा है कि बैक अपने मीन पोजीशन की तरफ ला दें, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करना शुरू कर दे रहा है। इस पूरे सिचुएशन को सबसे पहले इन द ईयर 1678 इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने समझ लिया था, और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, हुक्स लॉ दे दिया, और हुक्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। चूंकि फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही है, देयरफॉर अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। सो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया और वहां पर लिखा गया k × x। इसे हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं। k क्या है वहां पर, k एक स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर क्या है, स्टिफनेस कांस्टेंट। कुल मिलाकर
ये स्प्रिंग की स्टिफनेस यानी हार्डनेस, खिंचाव या उसको कंप्रेशन यानी कितना दबाव आप उसमें पैदा कर सकते हैं, इस चीज़ की मेजरमेंट ये करता है। अगर आप स्प्रिंग के केस में भी लिखना चाहें इसी लॉ को, हुक्स लॉ को, तो क्या है, फोर्स जिधर स्प्रिंग का लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। देयरफॉर एफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू -x और एफ एस पी इज इक्वल टू -kx। यहाँ भी वो स्प्रिंग कांस्टेंट ही है। कुल मिलाकर अगर आप k निकालना चाहें तो k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के हिसाब से F/x हो जाएगा। ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यानी SI यूनिट क्या हो गई, k की स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट की न्यूटन पर मीटर हो गई। क्या है ये स्प्रिंग कांस्टेंट और किस तरह ये इस स्प्रिंग को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा k का वैल्यू होगा उतना ही स्टिफर स्प्रिंग होगा, यानी उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द गिवन डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो स्ट्रेचिंग यानी इलोंगेशन का केस हो या आपको कंप्रेशन का केस हो। फोर्स उतना ज़्यादा आपको उसके पुश या पुल फॉर द गिवन डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाना पड़ेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, अगर इसको सिर्फ देखा जाए, फोर्स को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कर लिया जाए, तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। यानी अगर ये ज़्यादा हो जाए, कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर बहुत हो जाए तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा और डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा तो आपको डिस्प्लेस कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर k क्या बता रहा है, स्टिफनेस बता रहा है। और स्टिफनेस क्या है, जितना ज़्यादा k का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा स्टिफर होगा स्प्रिंग और पुश या पुल करना उतना ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो चीज़ आ गया, एक तो अप्लाइड फोर्स के कारण kx और दूसरा स्प्रिंग फोर्स के कारण -kx। स्प्रिंग की एक खासियत होती है कि वो ऑलवेज अपने क्या करता है, मीन पोजीशन पर ब्लॉक को लाने की कोशिश करता है। चाहे वो आप एलोंगेट कीजिए, यानी उसमें रेस्टोरिंग नेचर होता है, रेस्टोरेशन होता है। यानी अगर आप एलोंगेट कर रहे हैं ब्लॉक को, स्प्रिंग को ब्लॉक के थ्रू एलोंगेट कर रहे हैं, तो ये क्या कोशिश कर रहा है, वापस ला दें उसको मीन पोजीशन पर, ब्लॉक को अपनी मीन पोजीशन पर वापस ला दें। अगर आप, ये एलोंगेशन का केस है, चाहें तो कंप्रेशन का केस भी आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये आपका नॉर्मल केस हो गया। ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी कहना है। अब आप इसको ये फोर्स लगाकर इधर लेकर आइए। ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एलोंगेशन यानी कंप्रेशन। अब आप जब लाएंगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये नॉर्मल पोजीशन है जो रिलैक्स पोजीशन x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू -x का केस बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर इस केस में भी जब आप फोर्स बाहर से अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फिर से इस ब्लॉक को चाहेगा कि उसे मीन पोजीशन पर रीस्टोर कर दिया जाए। यानी स्प्रिंग फोर्स एक तरह का रेस्टोरिंग फोर्स है। आप चाहे एलोंगेट कर दें या आप उसे कंप्रेस कर दें, दोनों ही कंडीशन में वो ब्लॉक को मीन पोजीशन की तरफ पहुंचा देने की कोशिश करता है या उसे उसी डायरेक्शन में मूव करा देता है, यानी ब्लॉक को उसी डायरेक्शन में मूव करा देता है। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम इसका वर्क निकाल सकते हैं दोनों ही केस में। जो स्प्रिंग के कारण या अप्लाइड फोर्स के कारण ब्लॉक मूव कराए हैं उसके हिसाब से वर्क डन कितना होता है, लेट्स सी दैट।
हमारे पास ये दो फॉर्मूला आ गया है, एक अप्लाइड फोर्स के कारण और एक स्प्रिंग फोर्स के कारण। अब आपको ये समझना है कि फोर्स को कांस्टेंट कैसे करना है। आप देख लीजिए, फोर्स का जो वैल्यू है धीरे धीरे वेरी कर रहा है, एक्स पे यानी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रेच हुआ है, और कंप्रेशन के केस में अगर कंप्रेस होता तो कंप्रेशन के केस को अलग से देखना होता। स्प्रिंग में जो मेन पोजीशन से फैलाव आ गया है, अब हम क्या करेंगे, उस फैलाव को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट देंगे। ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांटने से क्या होगा कि फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेरी बहुत लिटिल करेगा। सो हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट दिए हैं और उस स्ट्रिप्स को मान लेते हैं, शुरुआत करते हैं डेल्टा एक्स आई, यानी एकदम छोटा विड्थ फ्रॉम 1 डेल्टा एक्स 1 टू डेल्टा एक्स 2 डेल्टा एक्स 3 और कहाँ तक, डेल्टा एक्स एन तक। एकदम छोटे छोटे, ऐसे हजारों लाखों स्ट्रिप में इतना छोटा कि ये जो फोर्स है वो चूंकि कुछ इस तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है, एक्स पे, तो एक्स का इतना छोटा वैल्यू हो कि फोर्स नेग्लिजिबली वेरी करता हो फ्रॉम वन स्ट्रिप टू अनदर स्ट्रिप। सो क्या है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इन छोटे स्ट्रिप्स एंड फॉर दैट स्ट्रिप द वैल्यू ऑफ फोर्स, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जितने भी स्ट्रिप आपने लिए हैं सभी के वर्क को आप अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 निकाल लेना होगा, यहाँ पर fx2 निकालना होगा फॉर द गिवन स्मॉलर विड्थ ऑफ द गिवन स्प्रिंग। ठीक है, कहाँ तक निकाल लेना होगा, वहाँ तक जहाँ तक आपने स्ट्रिप को n नंबर्स तक डिवाइड कर दिया है। अब जब वर्क निकालना है उसके लिए, ठीक है, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स के लिए ये सारी चीज़ें निकालना चाहते हैं। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ए फॉर अप्लाइड फोर्स। तो आप क्या करेंगे, वैसे सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स और जो फोर्स फॉर द गिवन पॉइंट ऑफ गिवन x1, यानी जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन मैंने इनिशियली बोला था, उस पर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालते हुए चले जाना है। fx1 डेल x1, और चूंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वर्क डन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर उसे अलजेब्रिकली आप ऐड कर सकते हैं। करते चले जाएं कहाँ तक, fxn डॉट dxn। आप बोल सकते थे कि डॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो। लेकिन हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहते थे, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे। अब अगर इसे ऐड करके लिखना चाहें तो सिग्मा यूज़ कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 टू n, और ये हो जाएगा fxi डॉट डेल xi। ठीक है, यानी स्ट्रिप को इतने छोटे छोटे हिस्सों में, यानी स्प्रिंग को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ऑफ विड्थ डेल्टा x1 डेल्टा x2 इतने छोटे हिस्सों में बांट दीजिए कि जो अप्लाइड फोर्स हो या स्प्रिंग फोर्स हो वो रीजनेबली कांस्टेंट हो जाए, एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप पर जाने में वो वैल्यू ऐसा लगे कि नेग्लिजिबली वेरी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स उस हालत में कांस्टेंट हो जाएगा। और वेरी कर रहा है उसका कारण मैंने बताया था, स्टिफनेस के कारण फोर्स वेरी करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हार्डर फोर्स पुल या पुश के फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या है
कि मैं चाहता हूं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं, इसलिए इस विड्थ को चाहता हूं कि इतना छोटा हो जाए कि वो अप्रोच कर जाए 0 के आसपास। देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसे लिमिट ले लेंगे और डेल्टा एक्स आई जो विड्थ हमने लिया है उसे अप्रोचेस टू 0 दिखाएंगे। और ये जो हमारा सिग्मा है i इज इक्वल टू 1 to n, और ये एफ एक्स आई डॉट डेल एक्स आई। ओके, ये क्या हो जाएगा, अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो ये डेल्टा डी एक्स आई में, और ये सिग्मा इंटीग्रल के फॉर्मेट में चेंज कर जाएगा। देयरफॉर ये इंटीग्रल के फॉर्मेट में चेंज कर गया, ये एफ एक्स हो गया और ये डॉट डी एक्स हो गया। यहाँ पर लिमिट है 1 to n, यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, x के किसी एक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से किसी फाइनल वैल्यू तक। ठीक है, अब ये आ गया आपका वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। आप कहेंगे कि अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स में क्या कोई फ़र्क है? बहुत छोटा सा फ़र्क ये आएगा कि स्प्रिंग फोर्स में नेगेटिव वैल्यू आप सिर्फ लगा सकते हैं। ठीक है ना, मैंने सिर्फ अलग अलग करने के लिए पहले ही आपको अप्लाइड फोर्स के बारे में बता दिया है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर चाहें तो आप स्प्रिंग फोर्स लिख कर भी और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखेंगे। सिर्फ जब फाइनल वैल्यू रखना होगा तो यहाँ पर माइनस लगाकर आपको ये वैल्यू पुट कर देना होगा। नाउ अब आप दिए हुए फिगर के हिसाब से ये जो आपका आ गया फॉर्मूला, उसके हिसाब से अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों का वर्क डन आप निकाल लीजिए। सो x इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 0 है और यहाँ पर फाइनल वैल्यू कैपिटल X मैंने लिया हुआ था, और fx ड्यू टू अप्लाइड फोर्स कितना है, kx के बराबर है, तो kx और ये dx। ठीक है, k कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ये आपका x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू कैपिटल X और बच गया x dx। अब ये इंटीग्रेट आप कर लीजिए। इंटीग्रेट जब आप कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं वो वाला 2 आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। इंटीग्रल का फॉर्मूला आप जानते हैं, x टू द पावर n dx कितने के बराबर हो जाता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से ये आ गया। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 टू कैपिटल X। अब आप देख लीजिए कितना आ जाएगा वैल्यू, अगर ये 2 पहले बाहर ले लेते हैं k, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज हाफ के कैपिटल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अलोंग द सेम लाइन आप क्या कीजिए, स्प्रिंग फोर्स निकाल लीजिए, सॉरी स्प्रिंग के थ्रू वर्क डन निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं छोटा सा लिख रहा हूँ W स्प्रिंग, फॉर्मूला तो यही रहेगा आपका। सिर्फ क्या करना है, ये आपको लिख लेना है kx dx। कितना है स्प्रिंग फोर्स के कारण, माइनस, तो माइनस kx है, मैंने लिख लिया। इंटीग्रेशन 0 टू सर्टेन वैल्यू x जो ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है। अब ये कितना हो गया, W स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के बाहर आ गया, और ये 0 टू कैपिटल X x dx, सब कुछ वही रहेगा, माइनस के, और ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 टू कैपिटल X। कितना आ गया, माइनस के, हाउ मच, x स्क्वायर, और ये 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस 0 स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज हाफ के एक्स स्क्वायर एंड वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स नेगेटिव है वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स के, और यही न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपके पास दो वैल्यू आ गया है, एक वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। आप देख लीजिए
दोनों का ग्राफ अब ये आ गया है -12kx²। दोनों का ग्राफ मैं यहाँ पर साइड बाय साइड दिखा देता हूँ, वैल्यू मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। आप देखिए, अगर अप्लाइड फोर्स के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जहाँ पर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल x ही दिखाते हैं, और ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स, जो कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, FAX लिख देता हूँ। अब जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करेंगे वो ओरिजिन से होकर कुछ लाइन ऐसी क्रॉस करेगी, ये क्या हो जाएगा, F = kx वाली लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इज दैट ओके? अब आपने ये ओरिजिन लिया हुआ है जिसका वैल्यू 0 0 होता है। ठीक है, अब आप देखिए, आपने रिलैक्स पोजीशन 0 माना हुआ है और फॉर द गिवन वैल्यू कैपिटल X माना हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट को, जो स्प्रिंग में स्ट्रेच हो रही है उसके कारण। तो ये सीधे सीधे आ गया x = कैपिटल X। ओके, अब आप देख लीजिए, ये Fx है ना, तो ये वैल्यू जो है, जो सामने सामने दिख रही है ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kx। ओके, नाउ अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स निकालने के लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अंडर द लाइन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अंडर द लाइन F = kx and between x = 0 to x = x। क्लियर है? उस हिसाब से ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। क्या कहेंगे इसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर ये कितना हो गया, हाफ बेस, कितना है ये बेस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, और हाइट कितनी, kx, ये मल्टीप्लाई है k × x। कितना लिख सकते हैं अब आप इसे, हाफ kx², कैपिटल X²। तो क्या है, एरिया अंडर द शेडेड रीजन। कब, जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है फ्रॉम मीन पोजीशन वेयर x = 0 टू सम वैल्यू दैट इज x = कैपिटल X। अब आपके मन में ये बात आएगी कि एलोंगेशन के केस में तो आपने दिखा दिया, क्या कंप्रेशन के केस में भी आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, कंप्रेशन के केस में भी वर्क डन। मान लेते हैं कि वो कैपिटल X तक ही इस साइड नेगेटिव में कंप्रेस किया है, तो आइए मान लेते हैं x = -x, और उस हिसाब से ये वैल्यू कितना हो जाएगा, चूँकि f - x कितना हो जाएगा, -kx हो जाएगा। वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे माइनस का, तो ये भी फोर्स भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, -kx। अब ये शेडेड रीजन का आप एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा इस शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ ये -x × -kx। देख लीजिए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर से कितना आ गया, हाफ kx² आ गया। यानी चाहे आप स्ट्रेचिंग इलोंगेशन के केस में आप निकाल रहे हो या कंप्रेशन के केस में निकाल रहे हो, दोनों ही केस में वर्क डन जो है वो ड्यू टू अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, जो कि ऑलरेडी आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर ये पॉजिटिव है और इस हॉरिजेंटल की लाइन के नीचे ये नेगेटिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपने देख लिया वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, उसका ग्राफ।
अब देख लेते हैं थोड़ा सा वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए भी यहीं पर देख लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स में क्या है कि ये ग्राफ जो है उसके लिए आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये एफ स्प्रिंग, ठीक है। नाउ ये देख लीजिए निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू का लाइन जो है वो ओरिजिन से कुछ इस तरह क्रॉस करेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और डायगोनली किधर से, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे। अब आप देखिए कि इसमें एफ स्प्रिंग के हिसाब से अगर वैल्यू डालते हैं एक्स का, तो x इधर है ना आपका, ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, तो x ये हो गया, सामने सामने ले लीजिए, ठीक है। ये वाला x है, ये 0 से x, ठीक है। और उसके सामने आपने यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है फॉर द पॉजिटिव x। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव x रखेंगे तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स किधर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे लेके ये आपका आ गया माइनस के एक्स, ओके। तो ये कितना हो गया, माइनस के एक्स डिस्टेंस हो गया, और ये एक्स ऑलरेडी आपने पॉजिटिव दिखाया हुआ है। अब सारी चीज़ तो वही रहेगी, यहाँ पर एरिया अंडर दिस लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लाइन, ठीक है। और बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, फिर से वही आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल रहे हैं उसमें वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। बेस है आपका x और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, माइनस के एक्स से। मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आ गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए वर्क डन कितना था स्प्रिंग के थ्रू, नेगेटिव ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, वही आ गया। अब आप बोलिएगा कि ये तो आपने एलोंगेशन के लिए कर लिया था, कंप्रेशन में भी क्या वही होगा, बिल्कुल वही होगा। कंप्रेशन आप करेंगे तो मान लीजिए निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स की तरफ जाएंगे, तो ये लीजिए मैंने निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है। और निगेटिव वैल्यू जब आप यहाँ डालेंगे तो x का निगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हाइट जो है वो अब प्लस के एक्स हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये हाइट अब क्या हो जाएगी, प्लस के एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इस शेडेड रीजन का, ठीक है। जब आप इस शेडेड रीजन का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव x और ये पॉजिटिव के एक्स, इज दैट ओके। अब ये मल्टीप्लाई होकर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। सो एलोंगेशन के लिए निकालें या कंप्रेशन के लिए निकालें, आप ये देखेंगे कि रिजल्ट वर्क डन का वेरी नहीं कर रहा है, चाहे वो अप्लाइड फोर्स के कारण हो या स्प्रिंग फोर्स के कारण हो। क्लियर, एकदम ग्राफ को माइंड में फिट कर लीजिए। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक केस और देख लेते हैं। यहाँ तो आपने मान लिया था कि ये रिलैक्स पोजीशन है और ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया गया थ्रू द डिस्टेंस x इज इक्वल टू कैपिटल X, ओके। लेकिन अगर ओरिजिन पर ना रख के, रिलैक्स पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ना रख के उसे थोड़ा और दूर ले जाकर वहां से डिस्प्लेस किया जाए, तब क्या सिचुएशन होगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा रिलैक्स्ड पोजीशन है और ब्लॉक यहाँ पर बिल्कुल x इज इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब हम चाहते हैं कि पहले फोर्स अप्लाई करके इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया जाए, ठीक है। ये रहा हमारा मेन पोजीशन और डिस्प्लेस, ये अप्लाइड फोर्स करके हमने यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया।
और ये x इज इक्वल टू 0 पोजिशन था। अब ये x इज इक्वल टू x1 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अब ये स्ट्रिंग जो है, सॉरी स्प्रिंग जो है वो x1 से स्ट्रेच कर गया है फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन टू x1। और अभी फोर्स हमने अप्लाई जारी रखा है, कंटिन्यू किया है। जो फोर्स जो एक्सटर्नली लगा रहे हैं उसको हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगला सिचुएशन क्या होगा, उसमें वो यहाँ पहुँच जा रहा है। ब्लॉक फोर्स अभी आपने लगाना बंद नहीं किया था, अप्लाइड फोर्स, तो यहाँ पहुँच जा रहा है। अब ये स्प्रिंग और ज़्यादा स्ट्रेच कर गया। ये हमारा था x1 पोजीशन और ये हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू x2 पोजीशन। ओके, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग की जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपको फोर्स भी वेरी करता जा रहा है। आपको हार्डर फोर्स पुल करने के लिए इस ब्लॉक को स्प्रिंग समेत लगाना पड़ रहा है। यानी ब्लॉक और स्प्रिंग को पूरी तरह से खींचने के लिए आपको हार्डर और हार्डर, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हार्डर पुल, खिंचाव के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। चूंकि स्प्रिंग और ब्लॉक एक सिस्टम है, देयरफॉर स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसके ब्लॉक के मोशन को अपोज कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर इनिशियल पॉइंट कुछ और मान लिए हैं और फाइनल पॉइंट कुछ और मान लिए हैं। और आप जानते हैं कि अप्लाइड फोर्स हो या स्प्रिंग फोर्स हो, दोनों के लिए आप लगभग एक ही तरह का क्या करते हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन में सिर्फ चेंजिंग ले आते हैं, साइन का सिर्फ चेंजिंग ले आते हैं और एक ही तरह के फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो हम पहले अप्लाइड फोर्स के लिए निकाल लेते हैं। बाकी सिचुएशन वही रहेगा कि आपको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट लेना होगा। ये कितनी बार हम लोग करेंगे, एक बार समझ में आ गया है, बस उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। और ये क्या होता है, F डॉट ds होता है। मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बताया हुआ था कि फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा आता है, सम इनिशियल पोजीशन टू सम फाइनल पोजीशन एंड दिस इज fx डॉट dx। लेकिन मैंने अगर इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख दिया इस स्प्रिंग के केस में, fx dx x इनिशियल टू x फाइनल, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो फोर्स का डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। देयरफॉर cos 0 1। तो अगर इसको ओपन करके भी ये लिख लेते हैं तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ विदाउट डॉट प्रोडक्ट, और पहले भी शायद मैंने विदाउट डॉट प्रोडक्ट ही लिखा है। तो fx dx ये अप्लाइड फोर्स के लिए मैं ले रहा हूँ। देयरफॉर फ्रॉम x1 टू x2 kx और dx सब कुछ वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x1 टू x2। ठीक है, कितना आ गया, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब इसका ग्राफ पहले समझ लेते हैं, दिए हुए इस एलोंगेशन के लिए, खिंचाव के लिए जो रिजल्ट आया है उसका ग्राफ। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। आइए ग्राफ समझते हैं। ग्राफ पहले जैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा इसमें। ये कितना है, f अप्लाइड है, दैट इज इक्वल टू kx, और ये क्या है, x डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा ये। ठीक है, विच इज इक्वल टू पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नाउ अब आपको देखना क्या है, ओरिजिन से आप नहीं ले रहे हैं, इस बार डिस्प्लेसमेंट आपकी x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 तक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये जो शेडेड रीजन है
ये जो आपका शेडेड रीजन है, अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं फॉर द गिवन वैल्यू x1 ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, kx1 हो जाएगी। और फॉर द गिवन वैल्यू x2 ये कितना हो जाएगा, ये हाइट kx2 हो जाएगी। क्या आपको देखने में ये एक ट्रेपेजॉइड जैसा लग रहा है, ट्रेपीजियम जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली हॉरिजेंटल लाइन है ये इस दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लें, चूँकि ये लाइन उसके नीचे बना हुआ ये शेडेड रीजन बिटवीन x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2, तो आपको वर्क डन इस केस का पता चल जाएगा जहां आपने इनिशियल पोजीशन x1 माना है और फाइनल पोजीशन x2 माना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखते हैं हम, ट्रेपीजियम। आपको मालूम है फॉर्मूला, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स kx1 प्लस kx2 इनटू हाइट। हाइट देखिए तो कितनी है, यहीं से यहाँ तक ना, तो यहाँ फाइनल पोजीशन x2 है और इनिशियल पोजीशन x1 है। तो क्या करेंगे हम, जो हाइट निकालेंगे वो चेंज इन पोजीशन होगा, देयरफॉर x2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, हाइट का x2 माइनस x1। अब आप बोलेंगे कि ये रिजल्ट इसके बराबर कहाँ है, बिल्कुल आ चुका है। कॉमन ले लीजिए, हाफ k कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, और टैक्टिकली x2 को पहले लिख लेते हैं और x1 को बाद में, और इसको x2 माइनस x1। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, देयरफॉर ये कितना हो गया, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। आ गया आपका रिजल्ट। क्या यही वो वर्क डन है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स? बिल्कुल वही है। तो इसको भी आप चाहते तो चेंज कर लेते और कहते कि ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। तो देख लीजिए कितना अच्छे से ग्राफ दिए हुए वर्क डन को स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम के दिखा रहा है। अब आप कहेंगे एलोंगेशन का केस हो गया, क्या कंप्रेशन में भी वही होगा? बिल्कुल होगा। x इज इक्वल टू माइनस x1 और x इज इक्वल टू माइनस x2 लेकर चले जाइए, ठीक है। और ये आपका रहा शेडेड रीजन, जहां पर ये कितना हो गया, माइनस kx1 हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस kx2 हो गया, ठीक है। अब आप दिए हुए ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लीजिए, 100% आपको यही रिजल्ट आना है। तो ये तो हो गया अप्लाइड फोर्स के कारण। क्या स्प्रिंग फोर्स के कारण भी वही होगा? आइए सबसे पहले उसका वर्क डन निकाल लेते हैं और फिर ग्राफ भी देख लेते हैं। वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर x2 तक, और F स्प्रिंग और ये dx। फिर से मैंने डॉट नहीं लिया है, ऑलरेडी मैंने वो बातें क्लियर कर दी थी, ठीक है। F स्प्रिंग कितना है, माइनस kx है, x1 टू x2 dx, माइनस और k बाहर, और इसको इंटीग्रेट कर लिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 x1 x2 माइनस के अपॉन 2, और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और ये अगर आप नेगेटिव साइन अंदर लेकर चले जाएं तो हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स कितना आया था आपका, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आया था, और वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग क्यों आ गया, कितना आ गया, हाफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। देख लीजिए क्या वर्क डन अप्लाइड फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स है या नहीं है। तो अब इसका मैं चाहता हूं आप ग्राफ समझ लें।
आप जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स के लिए माइनस के एक्स ये हुक्स लॉ के थ्रू आया है। तो अगर ग्राफ समझेंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स है और ये फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ऐसे डायगोनली ओरिजिन से होते हुए ये लाइन पास कर जाएगी फॉर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, अब आपका ये पॉजिटिव वैल्यू है किसके लिए, इलोंगेशन यानी स्ट्रेचिंग के लिए, x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब आइए सामने सामने आप ले लीजिए इसको, और ये लाइन क्या है, y मैं बार बार लिख दे रहा हूँ चूँकि आदत है y इज इक्वल टू लिखने की। सो ये कितनी हो गई, एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x1 ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये माइनस के x1 हो जाएगी, और ये हाइट कितनी हो जाएगी x2 के लिए, ये हो जाएगी माइनस के x2। अब देखिए बिटवीन द पॉइंट x1 एंड x2 एंड बिलो दिस लाइन ग्राफ कैसा आ गया आपका, ये शेडेड रीजन आ गया। फिर से ये एक ट्रेपीजियम है। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1 हो गया, यही बेस है, और पैरेलल साइड माइनस के x1 माइनस के x2। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अब आप निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड माइनस के x1 माइनस के x2, और हाइट कितनी x2 माइनस x1। क्लियर है, माइनस के कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस के कॉमन लेने से ये बच जाएगा x2 प्लस x1। टैक्टिकली मैं लिख रहा हूँ जैसा मैंने पहले भी लिखा था, x2 माइनस x1, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में, माइनस के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देखिए नेगेटिव साइन के साथ ये रिजल्ट आपका आया या नहीं आया। नेगेटिव साइन अगर यूज़ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अंदर लेके जाएंगे तो हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यही रिजल्ट आपका आ गया। तो ग्राफ क्लियर होना चाहिए। फिर कंप्रेशन के केस में भी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस x1 लीजिए और x इज इक्वल टू माइनस x2 लीजिए। कंप्रेशन का केस होगा जब इधर लेके आएंगे तब। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा ना, क्योंकि रिलैक्स पोजीशन से इस तरफ आ रहे हैं, देयरफॉर निगेटिव वैल्यू लेते हैं अगर इसी को ओरिजिन या मीन पोजीशन मान रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, फॉर द निगेटिव वैल्यू ये हाइट कितनी हो जाएगी, के x1, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, चूँकि निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, देयरफॉर ये कितना हो गया, प्लस के x2। अब ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिर से आपको निकालना है। ये विड्थ कितनी हो जाएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो माइनस के साथ माइनस है, देयरफॉर माइनस x2 प्लस x1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप उसे डील कर लीजिए, ये माइनस x2 प्लस x1, ये माइनस यहाँ पे और ये दोनों प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है तो ये भी प्लस हो गया, x2 प्लस x1, और यहाँ निगेटिव वैल्यू अगर कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस है ऑलरेडी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, और यहाँ निगेटिव मैं बाहर ला के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब डील कर लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ये निगेटिव वैल्यू आ गया और रिजल्ट फिर से वही आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।